हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया था कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन के टाइप्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आप में से किसी ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। बिकॉज ये चैप्टर आपके प्रीवियस चैप्टर से लिंक है। अगर प्रीवियस वाला आपको समझ नहीं आया होगा तो फिर ये भी आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स में हमारी जो बॉडी है, हमारे अंदर किस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस एंड एल्वियोलाई, ये आपके ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था, मैं मेंशन करती हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पर किस तरीके से ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नेजल कैविटी। ये जो आप देख पा रहे हो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नॉस्ट्रिल्स, दिस वन इज एपिग्लॉटिस। वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करते जाऊंगी। द फेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, और जो ये आप ब्रांच देख रहे हो इस तरीके से, ये जो ब्रांच दिख रही है आपको, दीज आर द ब्रोंक्यूलस। और ये छोटे छोटे स्मॉल, ये छोटे छोटे आपको ये राउंड शेप में ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द एल्वियोलाई। ये आपको दिख रहा है हमारा डायाफ्राम है। Here you can see ribs, ओके। तो जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? नेजल कैविटी। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, आप सेल्फ में भी देख सकते हो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आपको यहाँ पर दिखते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद जो एयर एंटर करती है, सबसे पहले आउटर एटमॉस्फेयर से जो हमारी बॉडी एयर को लेती है, वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है? नेजल कैविटी, नेजल आउटर। यहाँ पर जो आप देख रहे हो अपने नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आप देख पा रहे हो, और उसके बाद ये नेजल कैविटी, जहाँ पर यहाँ से एयर एंटर करती है, एयर का पैसेज ये होता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद ये जो स्ट्रक्चर, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको कुछ डिस्क्राइब किया था इसके बारे में। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये तो नॉस्ट्रिल है, आउटर नॉस्ट्रिल, जहाँ से एयर आपको एंटर करती है। फिर ये आपका जो ये पैसेज दिख रहा है ये आपका नेजल कैविटी, और ये वाला जो आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज द ये बकल कैविटी, ये हमारा माउथ, यहाँ से माउथ। और जब भी हम फूड एंटर करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, तो वो इस पैसेज से यहाँ पर, और ये वाला जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ये ऊसोफेगस, पीछे जब ये पैसेज आएगा तो ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल, ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये मैंने ये छोड़ा हुआ है, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी। और यहाँ से क्योंकि आप अपनी माउथ की ओपनिंग में दो होल देखते हो, एक तो आपका ऊसोफेगस का होता है और दूसरा आपका ये फेरिंग्स। यहाँ पर जो आप दो होल देख पाते हो इस जगह पर, ऐसे माउथ की ओपनिंग में आपको दिखते हैं, तो ये आपका फेरिंग्स, दिस वन इज द फेरिंग्स। और यहाँ पर ये छोटा सा जस्ट लाइक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फूड की स्वॉलोइंग के टाइम पर फेरिंग्स को कवर कर लेता है, सो दैट कि फूड के पार्टिकल्स जो है वो ऊसोफेगस में एंटर करें। क्योंकि अगर ये कवरिंग नहीं होगी तो फिर आप जैसे ही फूड आप एंटर करते हो और फूड के पार्टिकल आपके फेरिंग्स में यहाँ पर एंटर कर जाएंगे, और फेरिंग्स में एंटर करने का मतलब है फिर आपको खांसी आती है, क्योंकि आपका यहाँ पर ये पैसेज ब्लॉक भी हो सकता है। तो एपिग्लॉटिस यहाँ पर आप देख पा रहे हो, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
इट अवॉइड, यहाँ पर जैसे ही आप फूड को अंदर लेते हो तो यहाँ पर ये फूड आपका यहाँ पर ये इसको कवर कर लेता है और फूड आपका सीधे ऊसोफेगस में एंटर कर जाता है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद ये जो आप देख रहे हो ये जस्ट लाइक ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये वॉइस बॉक्स भी इसे हम कहते हैं लैरिंग्स। मेल में ये लैरिंग्स कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है जिसे हम एडम्स ऑफ एप्पल भी बोलते हैं, इस जगह पर ये होता है लैरिंग्स। और लैरिंग्स के बाद ये जो आप पैसेज देख पा रहे हो दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया, यहाँ पर ये जो रिंग लाइक आपको स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है कार्टिलेजियस रिंग्स दिख रही है ट्रैकिया में, ये इसलिए होती है, इनकी भी इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज इट जो ये ट्रैकिया का पैसेज होता है इसे कोलैप्स ना हो जाए, सो दैट कि ये इसलिए यहाँ पर ये कार्टिलेजियस जो रिंग होती है ये इसको प्रोटेक्ट करती है कोलैप्सिंग से, क्योंकि कोलैप्सिंग हो जाएगी जैसे ही तो फिर आपकी जो एयर है वो यहाँ पर एयर का पैसेज ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि घर में अगर आपने कभी सिंक में जो पाइप होता है, आई जस्ट शो दिस जस्ट लाइक दिस, इसमें आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये जो दिख रहा है बस ऐसे ही क्योंकि इसको हम कोलैप्स करेंगे तो ये कोलैप्स बहुत ईजिली नहीं होगा, क्योंकि ये कार्टिलेजियस रिंग्स इस तरीके से कोलैप्सिंग को हमारे अवॉइड कर देती हैं। और लेकिन अगर ये प्लेन होता, स्मूथ होता तो कोलैप्स हो जाता पाइप और जो हमारा एयर पैसेज है वो ब्लॉक हो सकता था। तो यहाँ पर कार्टिलेज की जो ये रिंग्स बनी हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कार्टिलेज की जो रिंग होती है बिकॉज इट अवॉइड कोलैप्स बिटवीन द इनर वॉल ऑफ ट्रैकिया। उसके बाद ये 2 पार्ट्स में सेपरेट हो रही है ट्रैकिया, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक राइट और लेफ्ट, ये 2 पार्ट्स में। ये है आपके ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकियाई में सेपरेट हो जाती है ट्रैकिया, राइट ब्रोंकियाई एंड अ लेफ्ट ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई उसके बाद फर्दर फिर ब्रांच में, यहाँ पर कितना ब्रांच में ये सेपरेट हो रही है जस्ट लाइक दिस यू कैन सी हियर। तो इस तरीके से ये ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलस, ये जो आपको ब्रांच दिख रही हैं ये जस्ट लाइक दिस, तो ये आपके ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियाई फिर सेपरेट हुई यहाँ पर ब्रोंकियोलस, और ब्रोंकियोलस लास्ट में ओपनिंग, ये जो आपको स्मॉल ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये आप राउंड शेप में देख पा रहे हो, दीज आर द एल्वियोलाई। और ये हमारा रिब्स, क्योंकि जो भी हमारे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये हमारा ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलाई ये सब होते हैं, ये आपका लंग्स, क्योंकि लंग्स में आप देखते हो कि एयर सैक होते हैं, एयर सैक क्या है वो एल्वियोलाई, क्योंकि एयर यहीं पर एयर का जो एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है बेसिकली वो एल्वियोलाई में ही होता है। और ये हमारा नीचे डायाफ्राम, और दिस वन इज द थोरैसिक कैविटी या कैविटी ऑफ थोरैक्स आप कह सकते हो, कैविटी ऑफ थोरैक्स। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब आप समझ सकते हो कि एयर किस किस तरीके से हमारी बॉडी में किस पैसेज के थ्रू एंटर करती है। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, अपनी बॉडी से समझिए तो शायद आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगी। अपनी बॉडी पर अप्लाई करके देखिए कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद एंटर कहाँ करेगी एयर, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया फिर 2 पार्ट्स में सेपरेट हुआ था, ब्रोंकियाई, और ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोलस, और ब्रोंकियोलस फिर छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपनिंग हो रही थी एल्वियोलाई। तो इस तरीके से एयर आपकी एंटर करती है, और जब एयर पैसेज बाहर की तरफ, जब एयर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर की तरफ मूव करती है तो वो फिर अब इसका अपोजिट हो जाएगा, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से फिर ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस से ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी से पूरी एयर आपकी रिमूव हो जाती है। तो जो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज होता है ये कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई इस तरीके से, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे थे, ये इस तरीके से बहुत सारी ब्रांच होती है ब्रोंकियोलाई, और ये इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पर स्पेशली ये जो होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर एल्वियोलाई, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस इस तरीके से आप देख पा रहे हो O2 और ये CO2, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। O2 एंटर, O2 यहाँ से जैसे ही आपने जो भी आप रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एयर एंटर कर रही थी वो एल्वियोलाई में आई, और एल्वियोलाई से ये जो O2 है, ऑक्सीजन गैस है, वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। बॉडी में यहाँ पर मेम्ब्रेन के थ्रू ये, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और O2 हमारे यहाँ पर एक्सचेंज हो जाती है। और CO2 जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू बनी थी, रेस्पिरेशन की हमने केमिकल प्रोसेस देखी थी जिसमें कि CO2 का फॉर्मेशन हो रहा था, और CO2 एंटर कर जाती है एल्वियोलाई में, और फिर वापस एल्वियोलाई से आप देखोगे, एल्वियोलाई से फिर ये ब्रोंकियोलस में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड,
और उसके बाद ये ब्रोंकियाई जो 2 पार्ट्स में सेपरेट हुआ था, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, देन फेरिंग्स, और फिर यहाँ से होते हुए वो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है। तो जो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज की अगर आपको साइड पूछा जाए कि गैसियस एक्सचेंज एग्जैक्टली कहाँ पर होता है, तो वो एल्वियोलाई में होता है। क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर होती है, कोई भी आपका सब्सटेंस होता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है हमेशा। तो जब एयर हम एंटर करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, तो यहाँ पर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, और जबकि हमारे आउटर एल्वियोलाई के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है रेस्पिरेशन की रिएक्शन में, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन होती है वो यूटिलाइज हो जाती है। तो एल्वियोलाई के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होता है और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो ऑक्सीजन मूव कहाँ करेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एल्वियोलाई से हमारी बॉडी सेल्स में मूव कर जाती है। और हमारी बॉडी सेल्स में जब रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, तो हमारी बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो हमारी बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी एल्वियोलाई की तरफ, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वही सेम पैसेज ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियाई, ट्रैकिया, फेरिंग्स, नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, नोस्ट्रिल और बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो पाता है। गैसियस एक्सचेंज तो होता है यहाँ पर। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये पूरी जो प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज, तो एल्वियोलाई में हो गया। ब्रीदिंग की जो हमारी प्रोसेस है वो पूरी एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल मैकेनिज्म है, जिससे कि अभी मैं डिस्कस करूँगी। सो आई होप कि आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी समझ आ गया होगा, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप अपने जैसे आपकी बॉडी में आप समझ सकते हो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, उसी तरीके से आप इस ट्रैक को बनाते जाइए। और ये ट्रैक कई बार आता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक आप बनाइए। एग्जाम में कई बार बच्चों से पूछते हैं कि आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक किस तरीके से, ऑक्सीजन का ट्रैक बनाइए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर ऑक्सीजन का पूछा गया है तो फिर आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करके एल्वियोलाई पर फिनिश करोगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल किस तरीके से अगर ऑक्सीजन एंटर करेगी, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन आउटर एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। फिर उसके बाद उसके बाद कहाँ आएगी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, ये नेजल कैविटी में, जो हमारी नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी में जो हेयर होते हैं, स्मॉल हेयर होते हैं, वो फिल्टर कर देते हैं एयर को, जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, या जो भी एयर में आपको क्या कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स वगैरह कई बार आ जाते हैं, तो हमें खांसी या छींक आ जाती है कई बार। तो जो हमारे नेजल कैविटी में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो उसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जो एयर आती है वो कहाँ एंटर करती है, हमारी नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में एयर एंटर करेगी। और नेजल कैविटी के बाद एयर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में, फेरिंग्स, और फेरिंग्स से फिर ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से फिर ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस एंड ब्रोंकियोलस से फिर एल्वियोलाई में चली जाती है हमारी ऑक्सीजन, और एल्वियोलाई में फाइनली गैसियस एक्सचेंज हो जाता है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी सेल्स में पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एल्वियोलाई में आ जाती है। अब अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या पैसेज होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि एल्वियोलाई, फिर ब्रोंकियोलाई, ब्रोंकियाई, फेरिंग्स, नेजल कैविटी और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई। तो इसी को जस्ट अगर आप अपोजिट कर दो, इसी को अगर आप अपोजिट अपर डायरेक्शन में अगर आप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बहुत इजीली आप समझ सकते हो और इसको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बॉडी पर अप्लाई करिए कि किस तरीके से हम एयर लेते हैं और किस तरीके से एयर बाहर निकलती है। अब ये तो क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है हमारे रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन हमारी बॉडी में थी। रेस्पिरेशन की रिएक्शन में क्या हुआ था,
जो भी हमारे फूड मॉलिक्यूल्स थे, जो भी हमारे फूड आफ्टर एसिमिलेशन के बाद जो भी हमारा फूड था, न्यूट्रिएंट्स थे, ऑक्सीजन की हेल्प से वो ब्रेक डाउन हो गया था, ऑक्सीडेशन हुआ था और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई थी हमारी बॉडी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ वो फिर रिमूव, तो ये प्रोसेस गैसियस एक्सचेंज की इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इनवॉलेंट्री फंक्शन की तरीके से इनवॉलेंट्री एक्ट करता है, बिकॉज क्योंकि हम अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं कि हमें सांस लेनी है तो हम लेंगे और नहीं लेनी है तो हम नहीं लेंगे, तो ये इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेंटर होता है वो हमारे ब्रेन में होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे जब ब्रेन के पार्ट, तब हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इनवॉलेंट्री फंक्शन की तरह का काम करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेंटर होता है वो हमारे ब्रेन में होता है। तो इस तरीके से अब आपको ये पूरा ट्रैक क्लियर हो गया और समझ भी आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन के बाद ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस है। रेस्पिरेशन क्या थी, एक केमिकल प्रोसेस, और ब्रीदिंग क्या थी, एक फिजिकल मैकेनिज्म। तो क्यों हम ऑक्सीजन एंटर कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर निकलती है, पूरी एक ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में परफॉर्म होती है। तो यहाँ पर ब्रीदिंग के लिए आपने देखा कि हम गैस को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और दोबारा जब गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। पर ये जो पूरी फिजिकल मैकेनिज्म है ये कैसे होती है, इसको आप एक छोटे से एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी भी चीज़, किसी भी जगह एयर का प्रेशर कम है और बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर किधर की तरफ मूव करेगी, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी। सपोज हमारे रूम में प्रेशर कम है और कोई भी एक बॉटल रखी हुई है या कोई भी आप चीज़ रखी हुई है, आप उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है एयर का, या किसी भी गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा, और जैसे ही आप उसमें लीक हो जाती है गैस, तो गैस पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, यानी कि अंदर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस का मूवमेंट हुआ। और लो प्रेशर कब हो जाता है कि जब भी कोई भी चीज़ को हम कंप्रेस कर देते हैं, वॉल्यूम कम कर देते हैं। वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और वॉल्यूम जब हाई होता है तो प्रेशर क्या होता है, लो होता है। प्रेशर और वॉल्यूम इनका क्या रिलेशन है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, सो दैट कि आपको ये डायग्राम बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। कोई भी अगर बहुत छोटी सी चीज़ है, कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड फॉर्म में है, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। इट मीन्स जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। अगर किसी भी जगह का या किसी भी आप कंटेनर को ले लीजिए, उसमें अगर उसका वैक्यूम बहुत ज़्यादा, उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा, और एक कंटेनर आपने लिया जिसमें वॉल्यूम कम है, जिसका आपको, तो आप देख सकते हो कि जिसमें कंटेनर में वॉल्यूम ज़्यादा है उसमें एयर का प्रेशर कम होगा, और जिस कंटेनर में एयर का वॉल्यूम जो है, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कम है, उसमें एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो एयर का प्रेशर कम ज़्यादा हमें समझ आ गया कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी होता है। ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी जिसमें कि हमारी रिब्स और डायाफ्राम इन्वॉल्व होते हैं, तो जो भी ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है उसमें हमारा मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है रिब्स का। रिब केज जो हमारा होता है, 12 पेयर रिब केज होते हैं, और जो हमारा डायाफ्राम थोरेसिक कैविटी के एब्डोमेन में जो नीचे होता है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम और रिब केज दोनों का जो मूवमेंट्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ब्रीदिंग की मैकेनिज्म में किस तरीके से गैस एंटर करेगी या गैस आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस डायग्राम से आप समझिएगा कि यहाँ पर डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, यानी कि डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और रिब्स मूव्स आउटवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। रिब्स अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड के डायरेक्शन में मूव करे, तो इट मीन्स डायाफ्राम भी नीचे की तरफ जा रहा है, रिब्स बाहर की तरफ मूव कर रही है और नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। इट मीन्स जो थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पर थोरेसिक कैविटी में। जब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम किसे बढ़ गया, डायाफ्राम नीचे की तरफ आ गया, रिब्स बाहर की तरफ मूव कर गए, और रिब्स नीचे की तरफ भी मूवमेंट्स हुआ। रिब्स में जो मूवमेंट्स होता है, रिब्स आउटवर्ड डायरेक्शन में
और इनवर्ड डायरेक्शन। डायफ्राम भी नीचे की तरफ यहाँ पर एरो शो कर रहा है, आप देख पा रहे हो कि डायफ्राम नीचे की डायरेक्शन में। तो जो ये पूरी थोरेसिक कैविटी थी, थोरेसिक कैविटी में जो प्रेशर था एयर का वो क्या हो गया, बढ़ गया। एयर का प्रेशर कम हो गया क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। और बाहर एयर में, आउटर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा था, तो एयर किधर की तरफ मूव करेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब चूंकि यहाँ पर थोरेसिक कैविटी में एयर का जो कंसंट्रेशन है वो लो हो गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, तो एयर एंटर कर जाएगी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि हमारी बॉडी में लंग्स की तरफ, टुवर्ड्स द लंग्स एयर एंटर कर जाएगी। तो इस तरीके से जो गैस एंटर करती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है, उसमें प्रोसेस ये होती है कि डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स एंड रिप्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। तो फाइनली रिजल्ट क्या होता है, चेस्ट कैविटी बिकम बिगर, चेस्ट कैविटी बिकम बिगर एंड द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। सो आई होप कि किस तरीके से आपको पहले समझना पड़ेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, कि जब किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और अगर वॉल्यूम हम कम कर देंगे, किसी भी चीज़ को हम बहुत कंप्रेस कर देंगे तो उसमें एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सेम कंडीशन, सेम प्रोसीजर हमारी बॉडी में होता है। ये जो थोरेसिक कैविटी है इसमें एयर का प्रेशर घटता और बढ़ता है, और वो घटता बढ़ता कैसे है, डायफ्राम और रिब्स के मूवमेंट्स। रिब्स जब डायफ्राम, अब यहाँ पर देखिएगा डायग्राम, डायफ्राम ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और जो रिब केज है वो अंदर की तरफ, डायफ्राम अप, रिब केज इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो रिब केज आपका क्या कहते हैं, रिब केज भी इस तरह से मूव कर रहा है और ये डायफ्राम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो एयर का जो प्रेशर है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर जब एयर का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एयर किधर की तरफ मूव करेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इधर बढ़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी आउटर, यहाँ पर डायरेक्शन ये इस तरीके से जो एयर है वो आउट हो जाएगी हमारे बॉडी से। तो क्या यहाँ पर मैकेनिज्म हुई, चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ डायफ्राम टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिब्स टुवर्ड्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो यहाँ पर चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर और एयर इज पुश्ड आउट ऑफ लंग्स, और जो एयर है वो पुश हो जाएगी और एयर हमारी बॉडी से आउट हो जाएगी थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो इस तरीके से ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है जिसमें कि रिब्स और डायफ्राम, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि इनके मूवमेंट्स के, जो इनका मूवमेंट्स होता है इसी के वजह से आपकी जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम की वजह से प्रेशर भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और ये जो प्रेशर का डिफरेंसेस हो जाता है आउटर एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी के अंदर, थोरेसिक कैविटी में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, जो एयर का प्रेशर होता है, उसकी वजह से एयर एंटर करती है और उसी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ मूव करती है। तो ये टोटली एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स हमारी बॉडी से बाहर जाना एयर का और अंदर आना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस इज द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल मैकेनिज्म। रेस्पिरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। टोटली केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो ग्लूकोज के फॉर्म में जो एसिमिलेटेड फूड होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग, इट टेक प्लेस इन द लंग्स। कहाँ पर ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, स्पेशली लंग्स में, क्योंकि गैसियस सेक्शन जो होता है वो एल्वियोलाई में होता है, जो स्मॉलर आपको सैक्स स्फेरिकल से जो गोल छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर मैंने बताए थे, अभी जब स्ट्रक्चर बताया था ह्यूमन बींग का रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तब मैंने आपको एल्वियोलाई के बारे में बताया था। तो इट टेक प्लेस इन द लंग्स स्पेशली। रेस्पिरेशन, इट टेक प्लेस इन द सेल, हमारी बॉडी की सेल में होती है रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस। ब्रीदिंग, इट इज़ a physical process and respiration, it is a chemical process.
इट इज़ अ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। ब्रीदिंग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस क्यों है? क्योंकि आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है ब्रीदिंग की। सो दैट्स वाई ब्रीदिंग इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। एंड वाइल रेस्पिरेशन इट इज अ इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। इंट्रा सेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल। रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है, केमिकल प्रोसेस, वो कहाँ कंप्लीट होती है? सेल के अंदर। सो दैट्स वाई इट इज अ इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। इंट्रासेलुलर प्रोसेस। एंड नेक्स्ट, नो एंजाइम आर यूज्ड। ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम यूज नहीं होते हैं क्योंकि ब्रीदिंग एक फिजिकल मैकेनिज्म है। सो दैट्स वाई देयर आर नो एंजाइम्स आर यूज्ड। रेस्पिरेशन में लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं बिकॉज रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग टेक प्लेस थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक लंग्स, नोज एक्सेट्रा। जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने पढ़े थे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्योलस एक्सेट्रा, तो ये सारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मैकेनिज्म। एंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होती है। और रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से जो एनर्जी स्टोर होती है 38 ATP के फॉर्म में, जो एयरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में मैंने आपको बताया था, वो एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल ऑर्गेनल्स है और माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि एनर्जी स्टोर होती है और जैसे जैसे हमारी एनर्जी को बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, यहाँ से एनर्जी आपकी रिलीज होती जाती है। सो दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको डिफरेंस ब्रीदिंग का और रेस्पिरेशन का क्लियर हो गया होगा। तो अब आप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को बिल्कुल भी ये मत बोलिएगा कि दोनों सेम प्रोसेस है। बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। एक फिजिकल प्रोसेस है और दूसरी केमिकल प्रोसेस है। सो आई होप all of you understand very well about the human respiratory system, difference between the breathing and respiration also. Okay.